क्या आर्किटेक्ट सिर्फ और सिर्फ नक्शे ही बनाने के लिए है? आर्किटेक्ट सिर्फ नक्शे नहीं बनाता, वो सारे एस्पेक्ट्स को देख के वो आपके लिए स्पेस बनाएगा एंड दीज आर थिंग्स जो आप बनाने के बाद चेंज नहीं कर पाओगे. यू कांट शिफ्ट योर वॉल्स. What is the right time to involve an architect in the project? डेफिनेटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन यू थॉट कि आपको घर बनाना है इज द राइट टाइम व्हेन यू गेट एन आर्किटेक्ट. एक प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट में एक्चुअली आर्किटेक्ट की फीस कितनी होती है? सो आर्किटेक्ट की फीस अप्रोक्सीमेटली. क्या आर्किटेक्ट्स पैसा कमा पा रहे हैं? बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा देते हैं एक घर बनाने में, पर कई ऐसी फर्म्स हैं जो उन्हें सिर्फ एक क्लाइंट समझते हैं. आई पर्सनली नो समवन जिन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया. उन्होंने ऐसे इंस्टाग्राम पे एक आर्किटेक्चरल फर्म देखी, उन्होंने देखा कि यार मैं जानना चाहता हूँ कि यार जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, हमें किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है बिफोर वी चूज. यू कैन डू सरप्राइज चेक्स. देयर इज अ वेरी डिटेल्ड लिस्ट. हर एक दीवार की मेजरमेंट लिखी होती है. यू डू 10-15 सरप्राइज चेक्स. आपको उसी से पता चल जाएगा कि आपकी क्वांटिटीज ठीक है कि नहीं. आर्किटेक्ट के साथ स्टार्टिंग में एक एग्रीमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वर्क्स बोथ वेज. एंड आप उसमें स्टेजेस डिफाइन कर दो कि और किस तरीके के स्कैम्स होते हैं जिनसे इंसान को बचना चाहिए सो दैट उसका पैसा खराब ना हो. जो आप इमेजेस देख रहे हो आर दोस Pinterest images or are there actual work images? You have to check that also. Right. There are agencies also that do for you. What is the most expensive mistake जो कि उनकी लाइफ की परमानेंट नाइटमेयर बन जाती हैं? Most expensive would be your they become very expensive. तो लाइटिंग कराते टाइम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? It's not an office space. अगर आपको बहुत ही soothing environment चाहिए, you can choose lighting. Definitely makes or breaks the space. घर छोटा है, जगह कम है. What is the importance of space planning यहाँ पे? Hi Salanki, welcome to the Misfit Humans podcast. Hi, thank you for having me. On one side, we have unorthodox designs and on the other side we have Misfit Humans. Yes. दोनों ही लोगों का बहुत ही क्रिएटिव काम है. एक तरफ हम पॉडकास्ट बनाते हैं जहाँ पे हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, बट ऑन द अदर साइड यू एज अ क्रिएटिव पर्सन यू आर एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ्स इन अ डिफरेंट वे. बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगा देते हैं एक घर बनाने में, और एक घर को लिवेबल बनाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई उस घर में हर तरीके से इमोशनली, फिजिकली, कुछ भी बोल लो, वो उसमें डाल देते हैं, अपनी जान डालने की कोशिश करते हैं. बट आज के समय में व्हाट वी आर सीइंग इज अ लॉट ऑफ स्कैम्स आर हैपनिंग. अ लॉट ऑफ पीपल जब वो मार्केट में निकलते हैं एक सोच लेके कि मुझे अपने सपनों का घर बनाना है, तो उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि होनी नहीं चाहिए टेक्निकली. राइट. आज का एपिसोड उन सभी लोगों के लिए है, उन सभी लोगों की लाइफ में एक मैसेज देने के लिए है कि आप जो भी गलती कर रहे हो या आप जो भी गलती करने वाले हो, अपना घर बनाने से पहले इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखो and learn from others' mistakes and don't make your own mistakes while building your house. Yeah. Yes, true. So that's where an architect comes into play. There is a misconception कि if you hire an architect cost बढ़ जाएगी, वो बहुत complicate कर देंगे चीज़ों को, but वो complicate नहीं कर रहे हैं, वो actually आपका end use अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक यू सेड, आप पूरी जमा पूंजी लगा के आप अपना घर बना रहे हो एंड इफ यू ट्राइंग टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ देन डेफिनेटली वो एक्सपर्टीज आप नहीं ले रहे हो. सोचो कि मैंने एक प्लॉट ले लिया, राइट. अब मुझे उस पर एक मकान बनाना है, बट बहुत सारे लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन होती है कि यार मुझे किसको हायर करना चाहिए. तो जब वो दर दर भटक लेता है, जैसे मैंने भी एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी थी वेयर आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि भाई मुझे शुरू कहाँ से करना है. मुझे किसी ने बोला कि यार आर्किटेक्ट हायर कर लो, तो मुझे समझ में आया कि हाँ आई हैव टू फाइंड एन आर्किटेक्ट, राइट.
बट मुझे एक और इंसान ने बोला कि यार आर्किटेक्ट का काम तो सिर्फ और सिर्फ नक्शा बनाना होता है, वो नक्शा बना देगा, उसके बाद तुम्हें सिविल इंजीनियर भी चाहिए होगा, कॉन्ट्रैक्टर भी चाहिए होगा और फिर इंटीरियर डिज़ाइनर भी चाहिए होगा। Yeah. हम इसको ना थोड़ा सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि क्या आर्किटेक्ट सिर्फ और सिर्फ नक्शे ही बनाने के लिए है या उसका एक्चुअल काम क्या होता है? So आर्किटेक्ट सिर्फ नक्शे नहीं बनाता. ओके आर्किटेक्ट विल अंडरस्टैंड योर लाइफस्टाइल. वो Okay. उसके हिसाब से आपकी स्पेस को ज़्यादा फंक्शनल बनाएगा. वो दे विल अंडरस्टैंड कि आपके स्पेस में लाइट कहाँ से आ रही है, हवा Okay. कहाँ से आ रही है, यू नो, Okay. इफ इट्स वेल लिट, नेचुरली वेंटिलेटेड. वो सारे एस्पेक्ट्स को देख के वो आपके लिए स्पेस बनाएगा. एंड दीज आर थिंग्स जो आप बनाने के बाद चेंज नहीं कर पाओगे. यू कांट शिफ्ट योर वॉल्स. नक्शा एक बार बन गया तो इट इज फॉर लाइफ और yes. उसी के हिसाब से आगे के काम होंगे. Exactly. And then under the architects team comes the civil engineer, Okay. the contractors, Okay. the interior designers. And then we collaborate together. Once the layout जो आप नक्शा बोल रहे हो वो फ्रीज हो जाता है, then the civil engineer comes in. They will make sure कि वो जो हमने डिजाइन कर दिया है नक्शा, उसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, उसके स्लैब्स, उसकी कॉलम्स, उसके बीम्स कहाँ प्लेस होने चाहिए. वो नहीं देखेंगे कि वो आप उसमें अंदर रह कैसे रहे हो. वो स्पेशल प्लानिंग आर्किटेक्ट का काम है. Okay. वो स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनाएंगे सो दैट आपका घर गिरे ना. Okay. Then comes the contractor who is actually going to build your project on site, who's going to execute it. वो देखेंगे उसकी timelines, Okay. that the work is happening on timelines. उसमें materials क्या लग रहे हैं and cost effectiveness. All that will come under the contractor scope. But definitely we overlook each other's work because we are all experts in our field and we definitely discuss कि अगर structure में there is some requirement कि यहाँ पर कॉलम चाहिए ही चाहिए एंड वो हमारी स्पेशल प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही है, देन वी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड द क्लाइंट कि इसको ऐसे कर लेना चाहिए बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द हाउस. हम नहीं बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो यहाँ कॉलम नहीं चाहिए एंड इन द एंड हम स्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज करें. सो सच कोऑर्डिनेशंस, देन हम all the experts come in together and then we give a product. And then comes the interior designer Okay. जो आपकी internal spatial planning करेगा. आपका फर्नीचर किस तरीके से प्लेस होना चाहिए इन द स्पेस, आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो स्टोरेजेस को. ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू कम इन टू प्ले. आपके मटीरियल्स क्या होने चाहिए इंटरनली, फिनिशेस कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरीके की लुक एंड फील इंटरनली पसंद आ रही है. वो डेली यूजेज हो गई कि हाउ यू वांट टू फील इन दैट स्पेस इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स हैं aesthetics, जो कि yes. आपके टेस्ट के हिसाब से एग्जैक्टली आपकी स्पेस को डिजाइन किया जाता है. Yeah. बट यार बहुत जगहों पे ये हो रहा है कि एक आदमी आता है या राइट और वो कहता है कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ या मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं ही सारा काम करा दूंगा. या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अराइज जब एक पर्सन ये चारों रोल निभाने की कोशिश करता है? See, it becomes very messy and stressful for that one individual person. कोई भी सारी की सारी अगर कोई है very nice, but अगर if one person has all these expertise also, then also you're actually extending the timeline of the project because there's one person who's doing everything for you. आपकी डिसीजन मेकिंग भी स्लोअर हो रही है बिकॉज आप सारी की सारी सर्विसेज खुद देने की कोशिश कर रहे हो. इट्स ऑलवेज बेटर टू कोलैबोरेट because then you have 4-5 expert minds working on one project and then you can overlook each other's work also. आप बता सकते हो कि ये इसमें हम अगर इस तरीके से कोई changes करेंगे ना, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो, तो that definitely helps for the end user. उनके लिए वो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा. आप सब कुछ एक पर्सन से कराने की कोशिश करोगे देन यू जस्ट गेटिंग वन माइंड, वन एक्सपर्ट माइंड एंड देयर कुड बी अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर वन हाउस ऑल्सो. तो येस एंड उससे डेफिनेटली व्हेन देयर सो मेनी पीपल वर्किंग लाइक आई सेड कि आपका टाइम कम लगेगा एंड एक क्रेडिबिलिटी हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि आर्किटेक्चर की अकाउंटेबिलिटी उसकी प्लानिंग के लिए हो गई. सिविल इंजीनियर विल बी accountable for the structure and when you're checking each other's work तो आपके end में जो final product के time पे जो गलतियाँ होने के chances होते हैं वो आपको कम दिखेंगे versus when there is one person. यार बहुत सारी जगहों पे you know ये देखा गया है
कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट आई डेफिनेटली ट्राई टू नॉट मेक इट कंट्रोवर्शियल. इंटीरियर डिज़ाइनर बोलते हैं कि हम सबसे ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं हम सबसे ऊपर, सिविल इंजीनियर कहता है कि मेरे बिना तो काम हो ही नहीं सकता, तो सारा काम मैं ही कर लेता हूँ. बट अगर एक इंसान के पास एक ही इंसान को हायर करने का बजट हो, राइट, तो उसको किसको हायर करना चाहिए? क्योंकि अभी भी कन्फ्यूजन यही है कि क्या आर्किटेक्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है उस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए? इज़ द आर्किटेक्ट द ओनली पर्सन जिसको हायर करके आप अपने सारे के सारे नीड्स को पूरा कर सकते हो? ओके, सो इन आर्किटेक्ट वो जो आपको स्पेस प्लान करके देगा, सी एक 1000 से 1200 स्क्वायर फुट का स्पेस भी विद द राइट स्पेशल प्लानिंग एंड फंक्शनल स्पेशल प्लानिंग एक 1800 से 2000 स्क्वायर फुट के स्पेस से बड़ा लग सकता है. दैट इज द आर्किटेक्ट्स जॉब. सिविल इंजीनियर आपको एक प्लॉट पे एक ग्रिड बना के आपको कॉलम्स एंड बीम्स बना के दे देंगे, उसके हिसाब से वो अपने लेआउटिंग कर देंगे इफ दे आर डूइंग इट डायरेक्टली, बिकॉज दैट इज नॉट देयर एक्सपर्टीज. स्पेशल प्लानिंग इज नॉट देयर एक्सपर्टीज. दे आर गुड विद की स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें. तो जब तक आपकी स्पेशल प्लानिंग ही ठीक नहीं होगी तो फिर आप आप कितना भी स्पेंड कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट वेरी वेल. इट कुड दैट सेम स्ट्रक्चर कैन डू वेरी वेल अगर वो प्रॉपरली प्लान्ड हो. सो दैट इज द गेम. एंड इंटीरियर डिजाइनिंग में भी इंटीरियर डिजाइनिंग इज समथिंग विच इज लाइक यू सेड एस्थेटिक्स. तो अगर आपके पास अभी बजट कम है, दैट इज वन थिंग. जब आप फिनिशेस के साथ प्ले कर सकते हो, मटेरियल्स के साथ प्ले कर सकते हो, वहाँ पर आप मटेरियल्स में देर आर सो मेनी ऑप्शंस. आप कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो, बट स्पेशल प्लानिंग नहीं चेंज कर पाओगे. अपनी स्टेयरकेस, लिफ्ट, टॉयलेट्स नहीं शिफ्ट कर पाओगे बाद में. तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वो राइट प्लेस होना बहुत ज़रूरी है. कहाँ से आपकी वेंटिलेशन आ रही है, वो सब आर्किटेक्ट प्लान करके देगा आपको. बट कहने का तो मतलब यही हुआ कि आर्किटेक्ट फिर भी ड्राइंग ही बनाता है, बट ही इज द राइट पर्सन जो ड्राइंग बना के देगा और उसको पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने में सही तरीके से मदद करेगा. बट फिर भी ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं उस घर को बनाने के लिए, बट वो आर्किटेक्ट फिर भी हायर नहीं करते? क्यों डरते हैं लोग आर्किटेक्ट को हायर करने से, या फिर क्यों बचते हैं कि यार आर्किटेक्ट को छोड़ना, क्यों इतना पैसा खर्च करना है, हम तो ऐसे ही काम करा लेंगे? क्योंकि जैसे आपने भी बोल दिया अभी कि आर्किटेक्ट तो ड्राइंग बना देते हैं, बट ड्राइंग के पीछे उसमें जो थॉट प्रोसेस जा रही है कि कहाँ पर आपकी क्या स्पेस प्लेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि आप सुबह उठ के क्या करते हो, आप किस तरीके से, कहाँ आपकी फैमिली गैदर होती है, किचन में आपका आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने बेडरूम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके हिसाब से आप स्पेसेस बना रहे हो. आप क्या बहुत गेस्ट्स आते हैं आपके घर पे, तो आपको कितना बड़ा लिविंग रूम, ड्राइंग रूम चाहिए, वो आर्किटेक्ट कर रहा है. इन दी एंड ड्राइंग इज जस्ट अ टूल, वो शो करने के लिए. तो इन दी एंड दिख रहा है कि आर्किटेक्ट ने तो ड्राइंग बनाई है, बट वो जो पूरा का पूरा थॉट है टू अंडरस्टैंड कि ये घर बाद में ग्रो भी कैसे करेगा. अगर आप चाहते हो कि 10 साल बाद आपको एक्सपैंड करना है, तो वो भी सोचेगा कि ये कैसे कैसे ग्रो कर सकता है. इस घर में अगर हमें एक्सपेंशन करनी पड़ी तो हम क्या करेंगे. नॉट जस्ट दैट डे. यस, एंड में आपको ड्राइंग दिखेगी, बट ड्राइंग के पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस है, एक थॉट प्रोसेस है जो आर्किटेक्ट पुट इन कर रहा है. वो एंड दैट्स व्हाट यू पेइंग फॉर, एंड दैट इज समथिंग यू कांट चेंज लेटर. बट ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि आर्किटेक्ट सिर्फ अमीर लोगों के लिए एंड रिच लग्जरी होम्स बनाने के लिए ही हायर करने चाहिए? ये बिलीव कहाँ से आ रहा है? मतलब वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? वो ओल्ड मिसकंसेप्शंस है कि हम तो घर खुद ही बना लेंगे आर्किटेक्ट, क्योंकि जो ये प्रोफेशन है पहले से लग्जरी होम्स के साथ ज़्यादा दिखा है. इसकी वजह से वो ज़्यादा स्टक हो गया उसके साथ. बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, वी हैव डन प्रोजेक्ट्स जिसमें बजट्स बहुत टाइट थे, एंड वी हैव ट्राइड टू गिव देम बेस्ट प्लानिंग, जिससे कि उनका स्पेस बड़ा दिखे, स्पेशियस दिखे, even a small space. And our job is not to make you spend more money, but अगर हम उस प्रोसेस में उसी स्पेस को दिखने में एक्सपेंसिव दिखा रहे, बट वी आर नॉट स्पेंड मनी, देन व्हाई नॉट. एक प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट में एक्चुअली आर्किटेक्ट की फीस कितनी होती है और वो क्या वैल्यू रिटर्न करती है एक क्लाइंट को?
So architect की fees approximately in a project would be 3 to 7% of the total cost of the Okay. project. And I assure you कि वो उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज आपके क्लाइंट का पैसा सेव ही कर रहे होंगे, बिकॉज वो जो जिस तरीके से आपको पूरी प्लानिंग दे रहे हैं, आपको सारी सर्विसेज दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहाँ पर वेल फंक्शनल होना चाहिए आपका स्पेस, किस तरीके से कैसी सर्विसेज जानी चाहिए. एंड आर्किटेक्ट जॉब की इज कि आप वो सर्विसेज स्मार्टली हाइड कर दे. वो कैसे आप फ्यूचर में कुछ भी एक्सपेंशन करना चाहते हो अपने घर में, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल्स, यू नो, लाइक आप एक कैमरा, स्पीकर्स वगैरह ही इन फ्यूचर ऐड करना चाहते हो, तो वो आर्किटेक्ट पहले से प्लान करेगा कि किस तरीके से वो सिर्फ उस टाइम का नहीं देखेगा, वो इन फ्यूचर भी देखेगा कि विद द ट्रेंड्स क्या क्या इस घर में आप ऐड कर सकते हो, उसके हिसाब से वो सारी की सारी प्लानिंग करके देगा. एंड इन द एंड क्या होता है, कई लोग उस टाइम पे घर बना लेते हैं एंड दे वुड spend a lot of money and then they want to add something and then you don't want कि आप दीवारें तोड़ रहे हो, Right. you know, and कोई कमरा तोड़ रहे हो कि आप ऐसे एक्सपेंशन करेंगे. सो वो आर्किटेक्ट का जॉब है कि वो सब कुछ प्लान करे आपके लिए, एंड वो डिस्कस भी करेगा कि फ्यूचर में दिस इज हाउ यू कैन डू थिंग्स एंड ये आप चीज़ें ऐड कर सकते हो. तो डेफिनेटली इट विल सेव यू मनी इफ दैट मिसकंसेप्शन इज गॉन कि आर्किटेक्ट से खर्चा बढ़ जाता है. खर्चा बढ़ जाता है. यार, what is the right time to involve an architect in the project? आई थिंक अगर आप प्लान कर रहे हो टू इवन बाय अ प्लॉट, यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर वन, यू कैन एक्चुअली इन्वॉल्व द आर्किटेक्ट देन ऑल्सो. और जब नक्शा बनाने से पहले, नक्शा तो ये नहीं कि आप खुद एक नक्शा लेकर आ रहे हैं एंड देन यू सेइंग कि यू नो द आर्किटेक्ट should come on board. Even if you have, then also नींव लगने से पहले you should start discussing, having discussions with the architect so that they are able to plan your space. And अगर आप प्लॉट के टाइम पे देख रहे हो तो हो सकता है वो आपको गाइड भी करे कि यहाँ का आसपास का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, नेबरहुड कॉन्टेक्स्ट कैसा है, अगर वो आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं, रोड एक्सेस कैसा है, उन सब चीज़ों में भी वो आपको गाइड कर सकते हैं. तो डेफिनेटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन यू थॉट कि आपको घर बनाना है इज द राइट टाइम व्हेन यू गेट एन आर्किटेक्ट ऑन क्या बोर्ड. कहाँ लगाना है, कैसे कहाँ क्या बनाना है, सब कुछ प्लान करने के लिए एक आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Yes. तो जब आपने एक प्लॉट ले लिया Yeah. और आपके मन में एक आइडिया आ गया कि मुझे ऐसा घर बनाना है, Yeah, तो आप सीधे एक आर्किटेक्ट के पास जाओ एंड of course. वहाँ से द आर्किटेक्ट विल टेक इट फॉरवर्ड एंड गिव यू द राइट प्लान टू एग्जीक्यूट Yeah. एंड बिल्ड योर ड्रीम होम. Yeah. एक फर्म सिलेक्ट करने से पहले, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है इंसान की लाइफ में, एक बहुत ही ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना आदमी सही और गलत के बीच में कंफ्यूज हो जाता है, राइट, कि मैं किस आर्किटेक्ट को चूज करूँ. एक फर्म, एक आर्किटेक्चरल फर्म सिलेक्ट या चूज करते वक्त उसको क्या क्या देखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्कैम तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और एवरीथिंग इज़ ऑन द ग्राम दीज डेज, Yeah. राइट. बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे आप को बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस दिखते हैं और बहुत सारे फॉलोअर्स दिखते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिखते हैं और कमेंट्स भी दिखते हैं. तो आप सोचते हो यार इस वाले को चूज़ कर लेता हूँ, इसके तो यार फॉलोअर भी बहुत अच्छे हैं, ये रोज़ कंटेंट भी अपडेट करता है, हो सकता है कि इसके पास प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हों, राइट. तो सही आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर फर्म को कैसे डिसाइड करना चाहिए एक इंसान को? सो जब आप एक आर्किटेक्ट चूज कर रहे हैं, डेफिनेटली डोंट गो ऑन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. यू टॉक टू पीपल, यू टॉक टू डिफरेंट आर्किटेक्ट्स, यू सी कि वो कितनी आपकी रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं, बिकॉज इन द एंड यू हैव टू स्टे इन दैट हाउस. जस्ट talk and you know, are they even listening and are they even trying to understand your requirements. आप देखो उनका, you know, you check their work कि is that work even the kind of work that you want in your space, because it's a long term relationship. When you're building a house, एक दिन में तो नहीं बनेगा. So that vibe definitely needs to match between the architect and the client. They need to be able to understand आपकी requirements, आपके aesthetics, and you should also see कि is it aligning जो with your aesthetics, with their aesthetics. That is something very important, because in the end फिर
आप जो रिक्वायरमेंट्स मांग रहे होंगे अगर वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्लैशेस होंगे. सो डेफिनेटली आप करो. आपको जितने लोगों से बात करनी है सिर्फ फॉलोअर्स मत देखो. और हो सकता है बहुत अच्छे रिव्यूज भी हो, बहुत अच्छा काम भी हो, बट क्या वो आपके काम आपके टाइप का है जो आपको चाहिए? आपको कैसी स्पेस चाहिए, वो उससे अलाइन हो पा रहा है? वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज आर्किटेक्चर फॉर सम पीपल इज़ अ वेरी ग्लैमरस फील्ड. इंस्टाग्राम पे बहुत ग्लैमरस लगता है, बट यू शुड चूज समवन हु फील्स रिलायबल, जो आपके साथ साइट पे खड़े होके आपके साथ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा. मैंने शुरू में बोला कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं, पर कई ऐसी फर्म्स हैं जो उन्हें सिर्फ एक क्लाइंट समझते हैं कि कैसे भी करके काम ले लेते हैं, राइट. एक बार ज़िंदगी में अपना मकान बनाएगा, जो मैक्सिमम मार्जिन निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं. क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा तो लोन ले लेगा. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ना माफिया टाइप का बन गया है, जहाँ पे मतलब लिटरल एक्सटॉर्शन हो रही है. आई नो समवन, आई पर्सनली नो समवन जिन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया. उन्होंने ऐसे इंस्टाग्राम पे एक आर्किटेक्चरल फर्म देखी. उन्होंने देखा कि यार हाँ, इनके तो बहुत अच्छे डिजाइन्स हैं, और उनके डिजाइन्स के साथ, उनके थॉट प्रोसेस के साथ वो डिजाइन्स काफ़ी ज़्यादा अलाइन कर रहे थे. तो उन्होंने कहा यार मुझे लग रहा है कि ये आदमी मेरे लिए सही होगा, क्योंकि जो इसने अपना पोर्टफोलियो बेसिकली इंस्टाग्राम पे बना रखा है, इसी तरीके का मेरा भी थॉट प्रोसेस है. तो उन्होंने उसको हायर कर लिया. हायर करने के बाद इनिशियल जो BOQ वगैरह बना, उसमें जो भी साइजेस वगैरह थे, जो भी मेजरमेंट्स वगैरह होनी थी, तो उन्होंने उसको बोला कि आप मेरे को नक्शा वक्शा बना के जो भी प्लानिंग होनी है वो सब कुछ आप मुझे साइजेस मेजर कर दे दो. उसी के हिसाब से कोटेशन बनी. तो उस बंदे ने क्या किया, उसने जितना भी साइज लिया, उसने एक स्टैंडर्डाइज साइज ले लिया. तो एक रूम था फॉर से इतने बाय इतने का, लाइक 10 बाय 15 का, उसने सारे रूम्स के वही साइज ले लिए. जबकि एक रूम 10 बाय 15 का था, बाकी रूम जो थे वो छोटे साइजेस के थे. ऑन दी अदर हैंड वहां पे किचन की जो मेजरमेंट करी, वो भी एक स्टैंडर्डाइज नंबर ले लिया. और ऐसे ही सिमिलरली बाथरूम्स के भी साइजेस ले लिए. इनिशियली जब उसने BOQ प्रेजेंट किया, जो भी सारी चीजें थी, वो अब कौन यूजुअली नहीं देखता ना इंसान. तो जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास थोड़ा सा टाइम अवेलेबल था, एंड ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. तो धीरे धीरे जब उसने समझने की कोशिश करी, तो उसको ये दिखा कि यार मुझे जो इसने साइज वगैरह लिख के दिया है, वो तो सारा सिमिलर लग रहा है, एंड माई बाथरूम साइजेस आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर. तो जब उन्होंने टोटल कैलकुलेशन निकाली, एंड एक अच्छा बजट था उनका, राइट, तो एक स्क्वायर फीट भी 2-2.5-3 हज़ार रुपए कॉस्ट कर रहा था. और जब टोटल कॉस्ट निकाली, तो द अमाउंट वाज मोर देन 10-12-15 लाख रुपीस जो वो अक्यूमुलेट हुआ, राइट. ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं जानना चाहता हूँ कि यार जब ऐसी चीजें हो रही हैं मार्केट में, तब हम कैसे एक फर्म को डिसाइड करें कि यार ये फर्म मुझे चूज कर लेनी चाहिए. क्योंकि मैंने मान लिया कि फॉलोअर्स नहीं देखते, बट हमें किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है बिफोर वी चूज द राइट फर्म फॉर आवर प्रोजेक्ट. So I think whenever कोई someone is looking for an architect, whenever you're meeting them, best होता है उनकी credibility चेक करने का कि कितने repeat clients हैं. आज आप अपना घर बना रहे हो, if you have a good experience, you will recommend the architect to someone else. And जब एक good architect का maximum business is not through followers or Instagram, it's through word of mouth. And that is something very important. आप उनका जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, जो घर बनाया है, रेस्टोरेंट बनाया है, कमर्शियल स्पेस बनाई है, आप पर्सनली जाके विजिट करो, आप चेक करो क्वालिटी, आप चेक करो कितने टाइम से बना हुआ है, एंड उनको कितना उसके थ्रू रेफरल्स के थ्रू बिजनेस आया. अगर किसी का ख़राब एक्सपीरियंस होगा, वो डेफिनेटली उसको रेफर ही नहीं करेगा. एंड अगर आपको वो पैटर्न दिख रहा है कि उनका कोई भी एक क्लाइंट और दूसरे क्लाइंट में लिंक्स नहीं है, सो दैट कुड ऑल्सो बी वन रेड फ्लैग, बिकॉज दैट मीन्स probably the other person did not have a good experience. That is something which we have seen in the profession जो होता है. तो खुद आप पर्सनली जाके
take out some time and you definitely go and check 1 or 2 projects. उससे आपको पता चलेगा. And you talk to, if you want, you talk to that client also directly. You understand कि उनका experience कैसा रहा, and then you can take a database also from them for the kind of projects जो आप कर रहे हो, उस तरीके के उन्होंने जो projects करे हैं, किसके साथ करे हैं, आप उनसे you talk to them. उसी से आर्किटेक्ट की सबसे ज़्यादा credibility निकलती है in the market कि उन्होंने service कैसे दी है in the end. तो आई थिंक दैट इज़ वन वे टू गो अबाउट इट रादर दैन फॉलोइंग कि इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स कितने या गूगल रिव्यूज क्या बोलते हैं, या गूगल रिव्यूज क्या बोल रहे हैं. डायरेक्टली बात करो पर्सनली. इंडिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या डायरेक्टरी है जो कि बता पाए हमें, या हम वहाँ पे जाके सर्च कर पाए कि कौन सी कंस्ट्रक्शन फर्म या इंटीरियर फर्म एक्चुअल में काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है, और जहाँ पे वेरीफाइड रिव्यूज़ के बेसिस पर फर्म्स लिस्टेड हों? नॉट रियली, अभी ऐसा नहीं है. एंड ऑनेस्टली इस मार्केट देयर सो मेनी इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स कि वो अभी डेटाबेस नहीं बन पाया है वेर यू आर एबल टू फाइंड आउट द क्रेडिबिलिटी एंड आप उस डेटा को ट्रस्ट कर सकते हो 100% एंड से कि दैट पर्सन यू नो इज़ गोइंग टू डू अ गुड जॉब फॉर यू. हो सकता है उसने किसी और के लिए अच्छा काम करा है, हो सकता है वो बिकॉज आपकी डिज़ाइन सेंसिबिलिटी नहीं मैच करती तो हो सकता है वो आपके लिए नहीं वर्क करे. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उनका टाइप ऑफ काम चेक करें. अगर आपको लगता है कि वो आपके डिज़ाइन लैंग्वेज, आपकी लाइफस्टाइल लैंग्वेज के साथ मैच करता है, स्टेप 1. स्टेप 2 वुड बी कि आप उनके पर्सनली प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स विजिट करो, आप उनके एक्स क्लाइंट्स से बात करो, आप देखो कि कितने कहाँ से रेफरल्स कनेक्ट हो रहे हैं. बिकॉज एक तभी यू नो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ फैमिली, दैट्स हाउ वी हैव ऑल्सो बीन ग्रोइंग. वी just came on social media a few years back, but we've been working more than 10 years, and that's how a business grows, with word of mouth and credibility. That's how you grow. मान लो मैंने एक आर्किटेक्ट सिलेक्ट कर लिया, मुझे उसकी बातें समझ में आ रही हैं, मुझे उसका काम समझ में आ रहा है, मुझे उसने अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी दिखा दिए, राइट. बट देखो ट्रस्ट इश्यूज तो होते ही हैं इंसान के मन में, राइट. सो आर्किटेक्ट के साथ स्टार्टिंग में एक एग्रीमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? Very important, and it works both ways. For the architect also it's very important, and for the client also it's very important. And आप उसमें stages define कर दो कि first stage ये इतना काम होगा, उसके अगेंस्ट इतनी पेमेंट होगी, फीस यस, उसके अगेंस्ट इतनी फीस होगी, यस, एंड डिलीवरेबल्स. आप स्टेज वाइज डिवाइड कर दो, उससे बोथ पार्टीज सेफगार्ड हो जाते हैं कि उनको पता है कि जब उनको ये डिलीवरेबल्स मिल जाएंगे तब एग्जैक्टली ये वाला अमाउंट रिलीज होगा. एंड उससे ना आर्किटेक्ट यू नो, बिकॉज कई बार होता है कि आर्किटेक्ट भी काम करते जा रहा है एंड क्लाइंट्स को वो क्लैरिटी ही नहीं रहती. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बहुत ही क्रिस्प क्लियर क्लैरिटी हो जाती है कि ये काम होगा, उसके अगेंस्ट ये पेमेंट है, एंड वो सब टर्म्स पहले ही डिसाइड हो सकती है. एंड देन प्रोजेक्ट के बीच में ना इट्स अ स्मूथ फ्लो, देन देयर इज नो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स कि हमने तो इतना कर दिया है, यू शुड रिलीज दिस अमाउंट. ऑल दोज आर्ग्यूमेंट्स से बचने के लिए इट्स डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. आई थिंक उन्हीं चीज़ों से टाइमलाइंस, यस, रिविजन्स, साइट विजिट्स, सब कुछ एक तरीके से क्लैरिटी आ जाती है कि क्या काम होगा, कितना काम होगा, किस टाइमलाइन में होगा, कितने रिविजन्स आप उन्हें दे सकते हो, और कितनी साइट विजिट्स आर्किटेक्ट आपको देने वाला है. ऑफ कोर्स कितने 3D रेंडर्स मिलेंगे आपको, आपके एडिशनल 3D रेंडर्स किस तरीके से होंगे, यू नो, स्मॉल थिंग्स ऑल्सो. एंड देन डेफिनेटली सेट अ टाइमलाइन जिससे कि क्लाइंट पे भी प्रेशर होता है कि हमें इस टाइमलाइन में अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है. बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज कि कुछ लोग दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है. वो क्लाइंट भी अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे होते हैं धीरे धीरे अपने ही स्पेस को बिल्ड करने में, एंड आर्किटेक्ट के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू गो बैक एंड फोर्थ टू वन प्रोजेक्ट. जब वो एक स्मूथ फ्लोइंग डिस्कशन चल रहा होता है, इट्स वेरी ईजी फॉर, तो आर्किटेक्ट्स ऑल्सो पुट अ क्लॉज कि दिस इज द टाइम लाइन जिसमें हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एंड इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम लाइन. अगर आप लेट्स सपोज 1.5 साल है तो आर्किटेक्ट वो 2 साल लिख कर देगा कि ठीक है 6 महीने तो बहुत कुछ हो सकता है, 6-7 महीने तो that also can be discussed in the beginning itself. And वो क्लाइंट को भी पता है कि हमें स्मूथली अच्छे से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से वो पूरा ट्रांसपेरेंट एंड यू नो डिस्कशन चलता रहे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट
clears all those such doubts in the beginning itself. एक टर्म आता है स्कोप ऑफ वर्क, Yes. और इस टर्म के पीछे ही सारे स्कैम्स होते हैं, राइट? क्योंकि Yes. जहां स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा, वहां पे आर्किटेक्चरल फर्म आपको बोलती है कि सर सॉरी, योर स्कोप ऑफ वर्क हैज इंक्रीज्ड एंड आपने ये काम बोला था, अब ये काम बढ़ गया है, या ये मेजरमेंट थी, ये मेजरमेंट बढ़ गई है, अब आपका काम ज्यादा होगा तो आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे और आपके टाइमलाइंस जो हैं वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्कैम होता है, इस स्कैम से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और इसके अलावा और कौन से स्कैम्स होते हैं, ठीक है, या फिर लूप होल्स होते हैं जो कि एक क्लाइंट को पता होना चाहिए कि यार इन जगहों पे मैं फंस सकता हूँ, यहाँ पे मुझे अपने आप को पहले से ही सेफगार्ड रखना है, सो दैट मेरी कॉस्ट इंक्रीज ना हो और मेरी टाइमलाइंस भी एक्सटेंड ना हो। सो स्कोप ऑफ वर्क जो टर्म है, आई वुडंट कॉल इट अ स्कैम। वो क्लैरिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस स्कोप ऑफ वर्क में आर्किटेक्ट आपको एग्जैक्टली क्या क्या करके दे रहे हैं। क्या होता है कि स्पेशली इन अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, मम्मी पापा बच्चे दादा दादी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबके थॉट प्रोसेसेस अलग होते हैं, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं रेगुलर चेंजेस के लिए, कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट में चेंजेस होते रहते हैं। सो वो आर्किटेक्ट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है टू मैनेज ऑल दैट, एंड समटाइम्स क्लाइंट डोंट अंडरस्टैंड दिस कि एक लेटर स्टेज पे कुछ चेंजेस पॉसिबल ही नहीं होते। आपका इलेक्ट्रिकल हो गया है साइड पे, आपका बहुत सारा काम हो चुका है, तो तब वो क्लाइंट आर्किटेक्ट के लिए भी मुश्किल हो जाता है टू डिफाइन दैट स्कोप ऑफ वर्क। इनिशियली ही वो क्रिस्प एंड क्लियर डिस्कशंस होना बहुत ज़रूरी है कि वो स्कोप ऑफ वर्क में, लाइक यू सेड, कितने चेंजेस, एंड मिनिमल चेंजेस आर एब्सोल्युटली एंटरटेन्ड एवरीवेयर, बट मेजर चेंजेस, पूरा कमरा ही उखाड़ के इधर से उधर कर दिया, वो सब चेंजेस कभी कभार बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं एट लेटर स्टेजेस, विच क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसअग्रीमेंट्स बिटवीन क्लाइंट एंड आर्किटेक्ट्स एंड अदर पार्टीज इन्वॉल्व। तो वो आई थिंक द क्लाइंट ऑल्सो नीड्स टू हैव सम क्लैरिटी। आप इसीलिए यू स्पेंड गुड टाइम ऑन प्लानिंग, आप सीधा साइट पे काम हिट करने की कोशिश मत करो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम कि हमने प्लॉट ले लिया, हमें अगले महीने से 1-1.5 महीने में हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। यू एक्चुअली स्पेंड सम टाइम ऑन प्लानिंग, यू सिट विद योर फैमिली, आपकी रिक्वायरमेंट्स आप आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस करो, तभी तो आप उसकी एक्सपर्टीज ढंग से यूज़ कर रहे हो ना। आप सीधा पहले कंस्ट्रक्शन पे चले गए एंड व्हेन द स्पेस इज बिल्डिंग, तब आप रियलाइज कर रहे हो कि नहीं हमें सब कुछ चेंज करना है, देन यू एक्चुअली स्पेंडिंग मोर मनी ऑल्सो, यू वेस्टिंग योर ओन मनी, you're not using that architect or the technical team's expertise properly, वो आप अपने ही लूप में फंस रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट आप प्रॉपर इनिशियल प्लानिंग करो विद द आर्किटेक्ट, वो स्कोप ऑफ वर्क्स नहीं हिलेंगे फिर ज़्यादा। वो जब आप ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्शन जल्दी करने की कोशिश करते हो, सब कुछ स्पीड अप आपको करना है, आप पहुंचते ही आर्किटेक्ट के पास लेट हो, दैट्स व्हेन दीज प्रॉब्लम्स अराइज। इट्स बेटर कि आप थोड़ा टाइम से जाइए, यू गिव दैट person also to work on your design, to detail it out, तो वो स्कोप ऑफ वर्क्स में इतनी इशू ही नहीं आएगी। स्मॉल चेंजेस ऑफ कोर्स, ये कलर यहाँ पर चेंज कर दिया, ये थोड़ा सा मटेरियल चेंज कर दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो सब तो होएगा ही ऑफ कोर्स, राइट। स्मॉल इश्यूज और स्मॉल चेंजेस आर नॉट एन इशू, इट्स द बिगर इश्यूज जहाँ पर ये स्कोप ऑफ वर्क्स और टाइमलाइंस का इशू आता है। और किस तरीके के स्कैम्स होते हैं जिनसे इंसान को बचना चाहिए सो दैट उसका पैसा खराब ना हो? और किस तरीके के स्कैम्स, लाइक इंस्टाग्राम पे भी आपने देख लिए बहुत सारे फॉलोअर्स है। अब आजकल फॉलोअर्स भी, यू नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट देयर आर ऑथेंटिक फॉलोअर्स, देयर कुड बी बॉट फॉलोअर्स ऑल्सो। देन जो आप इमेजेस देख रहे हो, आर दोज पिंटरेस्ट इमेजेस और आर देयर एक्चुअल वर्क इमेजेस? एंड ऑल्सो कि हो सकता है कि सिर्फ 3Ds हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ 3Ds, एंड are those 3Ds, have they been able to actually execute their vision? You have to check that also, right? And it's not important कि एक architect के अगर पेज पे सिर्फ 3Ds है, that doesn't mean that they are not able to build. आप इसीलिए उनके डेफिनेटली साइट्स विजिट करिए, आप चेक करिए, आप उनके साथ डिस्कस करिए, उनको मटेरियल नॉलेज कितनी है, उनको डिटेल्स नॉलेज कितनी है, उससे आपको पता चलेगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑल्सो विच टेक्स
2-3 years टू बिल्ड, तो फिर एक आर्किटेक्ट भी अपने पोर्टफोलियो में 3Ds ही डाल पाएंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ 3Ds हैं तो भी उनकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है. डेफिनेटली वन-on-one डिस्कशन से you will have to clarify a lot of those doubts and ये धीरे धीरे आपको फिर ये स्कैम्स फिल्टर करने पड़ेंगे. एंड स्कैम्स हाँ ठीक है, बट या देयर आर टू मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ओन हाउस. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया देयर इज समवन आई नो जिनके साथ अभी एक बहुत ही अलग तरीके का स्कैम हुआ, राइट? ऐसी सिचुएशन के अंदर आए तो इंसान को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दैट पर्सन डू कि अब तो फंस गए? See, it's always important कि client की active involvement रहे in their project. These could be genuine mistakes also sometimes. These could be कि किसी ने जिस भी रीज़न से करी हो. So एक active involvement client की ज़रूरत है. Nobody can एवरी क्लाइंट हैज़ द राइट कि जो भी बिल ऑफ क्वांटिटीज़ आए हैं आप अपनी साइट पे उसकी मेजरमेंट्स वगैरह चेक करवाएं. एंड अगर आपके रेट्स ऑलरेडी सेट है तो उसमें जो भी प्लस माइनस वेरिएशन होगा दैट कैन बी अकाउंटेड फॉर. if you have the kind of relationship where you can blindly trust the person, जो areas आ रहे हैं they're absolutely fine, then it works. But हमारे भी हर एक प्रोजेक्ट में एंड में बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बनता ही है. कई बार क्या होता है कि हम ड्राइंग के हिसाब से बनाते हैं, साइट पे देयर आर वेरिएशंस, तो डेफिनेटली क्लाइंट के साथ इन पर्सन वो चेक होता है, जो प्लस माइनस होता है वो वहीं पर क्लोज होके देन वी मूव फॉरवर्ड. सो जब कई बार क्या होता है कि क्लाइंट को लगता है कि हाँ ये सब कुछ सही ही होगा, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप चेक करवा लो ना, देन देयर इज नो ट्रस्ट इशू, देन कि एंड इट कैन बी वेरी ट्रांसपेरेंट बिकॉज बिल ऑफ क्वांटिटीज में सब कुछ मेंशन्ड है, एक एक दीवार एक एक मेजरमेंट है आपके पास. आप साथ के साथ चेक करवाओ एंड देन देयर इज ट्रांसपेरेंसी, कि हाउ मच मनी इज एक्चुअली स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट एंड देन वो क्लैरिटी हो जाएगी. आई थिंक इट्स मोर अबाउट टेकिंग क्लैरिटी of what has been written on paper. Yeah. Versus जो साइट पे बना है. कई बार क्या होता है कि बनते बनते देर आर वेरिएशंस, हो जाते हैं वेरिएशंस. साइट कंडीशन कुछ हो सकती है, उसकी वजह से कोई वॉल थिक बन गई, कुछ और कंडीशन आ गई, उसकी वजह से साइजेस में वेरिएशंस आ सकते हैं. इट्स ऑलवेज बेटर आप साथ के साथ चेक कर लो. इतना टाइम, अगर आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा टाइम आपको लगाना चाहिए, थोड़ा टाइम आप लगाओ एंड देन यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि जो आपने जितना अमाउंट आपने दिया है दैट वॉज एक्चुअली फॉर वॉट वॉज बिल्ट. सो that is something that's there, and there are agencies also that do for you. There are PMCs, so you can hire if you don't want to do it personally. There are PMCs also that do this for you, and you can do surprise checks. There is a very detailed list. हर एक दीवार की मेजरमेंट लिखी होती है. You do 10-15 surprise checks. आपको उसी से पता चल जाएगा कि आपकी क्वांटिटीज ठीक है कि नहीं. That's how it's being done for so many years. हालांकि ऐसा क्यों होता है कि जब एक आर्किटेक्चरल फर्म या फिर कोई भी इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म एक प्रोजेक्ट लेती है तो वो कहते हैं कि अगर आप BOQ में फर्नीचर नहीं डालोगे, ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट नहीं लेंगे. ओके, बट दैट इज समथिंग वेरी सेपरेट. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि BOQ में अगर वो इंटीरियर डिजाइन का BOQ है या कंस्ट्रक्शन का BOQ है, उसमें फर्नीचर इज डेफिनेटली अ सेपरेट आइटम. आपका फर्नीचर का BOQ इनफैक्ट सेपरेट बनता है, आपका डेकोर का BOQ एक सेपरेट बन सकता है, आपका फिटिंग्स, sanitary fittings वगैरह का, these are all separate BOQs. They don't have to be a combined BOQ at all. It might be a possibility that those firms are trying कि वो पूरा end product उनको मिले so that they are also able to showcase it. Because residences में कभी कभार ये भी होता है कि because they are working in phases, so architect के पास end product दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, architect and interior designer के लिए, क्योंकि वो project in the end खत्म ही नहीं हुआ, तो उनके portfolio में कुछ नहीं गया. वो क्या दिखाएंगे? लाइक हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि आप उनका पुराना प्रोजेक्ट भी देखो, बट अगर क्लाइंट ने वो प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं किया तो वो दिखा भी नहीं पाएंगे किसी और क्लाइंट को. तो वो कभी कभार आर्किटेक्ट या डिजाइनर के लिए भी मुश्किल हो जाता है. सो देयर आर सम जिन्होंने अपने लिए रूल सेट करे कि इफ दे टेक अ प्रोजेक्ट, दे टेक अ प्रोजेक्ट एंड टू एंड, जिसमें पूरा फर्नीचर, डेकोर, सब कुछ वो कंप्लीट होके ही वो उनको प्रोडक्ट देंगे, सो दैट दे आर ऑल्सो एबल टू शोकेस इट इन देयर पोर्टफोलियो एंड इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी. क्या दैट्स ऑल. ऐसा होता है कि टर्न की प्रोजेक्ट्स के अंदर जो फर्नीचर होता है, राइट, उसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है, इसीलिए वो लोग डिनाई कर देते हैं कि हम बिना फर्नीचर के टर्न की प्रोजेक्ट नहीं लेंगे?
Not really, not really. So, anyways, furniture. आजकल there are a lot of people who are getting furniture from China also. There are people who are getting furniture made here or getting it from the Indian market also. So, I wouldn't say कि they are doing it for margins. I feel they are only doing it so that they are able to expand on their portfolio. Okay. There are a lot of old projects जिसमें जब when we had started it happened कि हमने डिज़ाइन कर दिया, उन्होंने सिर्फ वॉल्स और फिनिशेस कर दिए, बट उन्होंने फर्निश नहीं करा अपना घर, उसमें कोई फर्नीचर नहीं लगाया, उसमें कोई होम डेकोर नहीं लगाया. वी कांट फोटोग्राफ इट. खाली दीवारें देख के आप नहीं समझ पाओगे कि वो स्पेस की क्या पोटेंशियल थी. In fact, when we had to do a photo shoot, we had to take 2 trucks of decor, artwork and Seriously? what not to पूरा उसका स्पेस कंप्लीट करके फोटोज खींच के देन लोड एवरीथिंग, टेक इट बैक. बट एवरी टाइम फॉर एवरी प्रोजेक्ट डूइंग दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. सो इसीलिए समटाइम्स आर्किटेक्ट से कि विद फर्नीचर लेंगे, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स, दैट वील टेक द प्रोजेक्ट विद फर्नीचर सो दैट वो कंप्लीट हो. यार फर्नीचर की डिलीवरी सबसे लास्ट में होती है, राइट? एक प्रोजेक्ट में उस टाइम अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो तो क्लाइंट क्या करे? उसके लिए एक लूपहोल होता है कि आप व्हाइल द फर्नीचर इज बीइंग मेड, आप एक बारी फैक्ट्री विजिट कर लो. पीपल वुड सजेस्ट रेकमेंड दैट कि आप डिलीवरी पे मत देखो अपना प्रोडक्ट, आप एक बारी तो ढांचे के स्टेज पे देख लो, सो दैट आपको पता हो कि आपके फर्नीचर के अंदर एक्चुअली क्या लकड़ी लगी है, क्या प्रोडक्ट लगा है. बिकॉज पूरा का पूरा जो आप मार्केट से उठाते हो, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली सेल फैब्रिकेशन ऑन द सेइंग कि आपको नहीं पता कि आपने जो मार्केट से सामान उठाया उसमें एक्चुअली कौन सी लकड़ी और कौन सा फोम और क्या क्वालिटी लगी हुई है. आप जाके ढांचा चेक करो और उसके बाद जब वो फिनिशिंग हो रही है तब भी आप जाके एक बार ही देख लो एंड उसके बाद अपने घर पे डिलीवरी करवाओ. बिकॉज डिलीवर होने के बाद देन इट बिकम्स वेरी मेसी टू रेक्टिफाई एनीथिंग. आप वहाँ पर चेक कर लो और उसके बाद आप डिलीवरी मंगवाओ. तो वहाँ पर 2 दिन और लगा के उसकी क्वालिटी ठीक हो सकती है, फिनिशिंग ठीक हो सकती है, वर्सेस जब आपके घर आ गया हो सकता है 15-20 दिन लग जाए टू रेक्टिफाई द सेम थिंग. यार आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, फर्म्स, ये लोग तो बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें कर रहे हैं इंडस्ट्री में, राइट? बट देयर आर गुड वंस टू, है ना? वो कौन सा सवाल है जिसको पूछने से पहले एक क्लाइंट सबसे ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है अपने आर्किटेक्ट से, और वो सवाल ना पूछने की वजह से बहुत बड़ी गलती कर देता है? आई थिंक वन ऑफ द क्वेश्चन शुड बी कि जो भी उन्होंने डिज़ाइन रिकमेंड करा है, is this just because of the trend or is it going to work long last? Is it a long lasting design? Because trend हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में चले जाए, बट हो सकता है अपने घर उसमें 30-40 साल रहना है. तो क्या हम सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? हाउ इज माई हाउस गोइंग टू फंक्शन 10 years later? What is the maintenance cost? That is something very important. आप बहुत सुंदर सुंदर कुछ लगा सकते हो, बट इन दी एंड जब आपको ये नॉलेज नहीं होती कि आप उसको मेंटेन कैसे करोगे, then it becomes very difficult. So how are you going to maintain this is something that the client definitely should ask the architect. Like there are some people who are very finicky about dust, so आप उनके साथ ये सब interactions करो कि you tell them your nature also, because in fact in our profession also there was a subject psychology, because we were told, they were trying to tell us कि you will have to understand your client's psychology, you will have to understand their lifestyle, how they function, what they think, how they use their space. तभी आप because good design comes with empathy. तो ये इंटरैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पूछो उनसे सवाल कि कैसे इसको मेंटेन करना है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो सकती है, उससे आपको पता चलेगा इफ़ यू एक्चुअली शुड गो विद दैट मटेरियल और दैट डिज़ाइन और नॉट. बहुत सारे लोग अंदर अंदर खुश तो होते हैं कि यार हमने बिना आर्किटेक्ट के घर बना लिया एंड दिस एंड दैट, बट एज एन आर्किटेक्ट व्हाट आर द मोस्ट अनकंफर्टेबल डिजाइन मिस्टेक्स दैट यू सी एंड से ये क्या बना दिया भाई तूने? Not well lit spaces. Okay. Ventilation issues. Because अगर naturally well lit नहीं है या ventilation issues हैं, then you're definitely spending more on electrical costs. Your
probably switching the fans or ACs to keep it ventilated. Otherwise, your space is going to have Right. some sort of smell build up, and natural ventilation नहीं होगी, then you're definitely spending more electricity bills on your lights. So such things. उसके बाद जब आप waterproofing नहीं करते हो, देन आपकी बहुत सुंदर सुंदर फिनिशेस में धीरे धीरे सीपेजेस आनी शुरू हो जाती है. सो सच मिस्टेक्स डेफिनेटली कैन बी अवॉइडेड वंस यू हैव एन एक्सपर्ट हु कैन गाइड यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स. व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक जो लोग करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लेटर फेज में, मकान बनने के बाद, घर बनने के बाद, कंस्ट्रक्शन होने के बाद ठीक करना? मोस्ट एक्सपेंसिव वुड बी योर टॉयलेट्स, योर किचन्स प्लानिंग, बिकॉज उसमें इतनी सारी सर्विसेज लग जाती है ना. आपकी इलेक्ट्रिकल्स, आपकी प्लम्बिंग्स, आपका उसके ऊपर आपके टाइल्स भी लग रहे हैं, आपकी सैनिटरी फिटिंग्स भी लग रही हैं. दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव टू डू द चेंजेस. एंड अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं होगी, देन तो योर ब्रेकिंग वॉल्स ऑल्सो, देन इट बिकम्स इवन मोर एक्सपेंसिव. यू कांट शिफ्ट योर, you shouldn't be shifting your core, your staircase, your lift, your toilets, your the kitchens, all these spaces. They are the ones that are going to cost you the most. वो कौन से डिजाइन ट्रेंड्स हैं, रीसेंट डिजाइन ट्रेंड्स, जो कि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? लोग, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार लोग शैंडलियर लगाते हैं अपने घर में, राइट? उनको लगता है कि यार दिस इज टू ट्रेंडी, राइट? बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को लेटर ऑन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसको सफाई करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव पर्सनली सीन इट. और ऐसे कौन से डिजाइन ट्रेंड्स हैं जो कि लेटर ऑन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लोगों की लाइफ में? बहुत बड़ी प्रॉब्लम की कोई डेफिनेशन तो नहीं है. देयर इज नो लिमिट, बट आई थिंक व्हेन पीपल आर यूजिंग too much glass everywhere, it adds a lot of maintenance cost, plus बहुत ज़्यादा heat gain होता है glass से. Then you're spending more on your ACs, on your circulation, because आपने already अपना घर इतना गर्म कर दिया है. So I think unnecessary usage of glass नहीं होना चाहिए. आप you have the glass in the right spaces where you're it's well lit, your space is well lit, but हर जगह आप unnecessary glass मत लगाओ. उससे definitely you're increasing your cost. How can a person, क्योंकि unclutter करना चीज़ों को, right, making it more simple, making it more balanced, right? How to balance aesthetics with daily usability? I think to balance aesthetics and daily usability, and जैसे आपने start किया word unclutter, I think planning the right amount of storage, it's very understated, but there are a lot of houses जहाँ आप spaces बना देते हो, but you've not planned the right amount of storage that you require. उससे क्या होता है कि then definitely, since you do not have storage and it's a house, you will have a lot of stuff. And then वो आपके aesthetics बिगड़ने शुरू हो जाते हैं. So planning smart storages, and you can have there's so many options now. You don't have to build cabinets everywhere. It can be smart storage. आपको पता भी नहीं चलेगा, and you have that storage. There are ways to conceal your storage. You have ample amount of storage so that you can put in all the unnecessary जो आपको daily use में सामने नहीं देखना है. Stuff can go inside. It makes the space, it's then well managed, it's well functional, it's clutter free. So that is, I think storages is something, good amount of storage is something very important in any household. थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. Let's talk about bedrooms. सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग जब वो अपने बेडरूम को डिजाइन करते हैं? सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं लोग जो अपने बेडरूम को डिज़ाइन करते हैं? रॉन्ग ओरिएंटेशन ऑफ द बेड. कि लाइक आप यू ट्राई कि आपके सन के डायरेक्शन के कहाँ आपका विंडो है, यू एंटर द हाउस, हाउ यूर यूटिलाइजिंग द स्पेस, उसके हिसाब से बेड का होना चाहिए. इफ़ यू वांट अ टीवी, वेयर द टीवी शुड बी. बेसिक प्लानिंग में ही जब गड़बड़ होती है ना, देन आप एक छोटी सी स्पेस में भी फंक्शनल इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं. आप इफ़ इट्स नॉट वेल लिट, एंड देन रात को इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग ब्लैकआउट, बिकॉज see when you're in a bedroom, you want to sleep, you definitely should plan
a blackout curtain or something where in the end रात को you have that kind of peace and you're able to get into that zone where you know it's completely dark. If that Right. is something you like, then you can plan motion sensor जो आपकी night lights होती हैं. Such small plannings are very important, specifically when we are talking about bedrooms. आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें अगर टाइम से हो जाए Yes. तो ही ठीक है, बाद में कराना तो इट इज हाँ. अगेन अ वेरी बिग नाइटमेयर. एक बेसिक नाइट लाइट के लिए भी ना, इफ यू वांट टू ऐड इट लेटर, Right. आप वॉल तोड़ोगे, चेज हाँ, करोगे आपके स्विच बोर्ड तक वायरिंग ले Right. जाने के लिए, देन यू पुट इट एंड इट्स डेफिनेटली अ वेरी मेसी जॉब. आई स्टिल रिमेम्बर एक कनेक्शन के लिए, सिर्फ एक छोटे से कनेक्शन के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने बोला था कि भैया यहाँ पे ना झीरी काटनी पड़ेगी. Yes. एंड मैंने उसको बोला भैया झीरी क्या होता है? एंड ही वाज लाइक ये ना हम इसका से छीलेंगे और ऐसे इसके बीच में से यहाँ से तार डाल के, एंड वो छोटा सा पार्ट ना अभी भी मेरी मतलब वो कहते हैं ना आंखों में कांटा होता है ना, राइट. मैं घर में जब भी बैठ के उस जगह को देखता हूँ तो मुझे ऐसे करके एक पूरी एल शेप की लाइन नजर आती है. जॉइंट पूरा मार्क. एग्जैक्टली. हाँ. उसको मैंने कितना ठीक कराने की कोशिश कर ली, वो जितनी बार भी उसको रीडू, 2 बार मैंने रीडू कराया एंड इट स्टिल हैज दैट कलर डिफरेंस. क्योंकि आप पूरा या तो पूरा पेंट कराओ या पूरी लेवलिंग कराओ. आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं इन लॉन्ग रन. लेट्स कम टू बाथरूम्स. बाथरूम फिर से तोड़वा के बनवाना is a pain. इस दुनिया का मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स होगा. Yeah. क्या गलती करते हैं लोग जो कि उनकी लाइफ की परमानेंट नाइटमेयर बन जाती हैं? Definitely if it's not properly ventilated. तो कितना भी सुंदर बाथरूम है वो आप नहीं यूज करोगे. देन वेयर यू आर प्लेसिंग योर WCs, उसको चेंज करना इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्लम्बिंग. देयर आर व्हेन इट्स ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, आप पूरा का पूरा प्लम्बिंग पाइप्स वगैरह चेंज करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. Right. आप मटेरियल क्या यूज कर रहे हो, आप स्पेंड करो थोड़ा सा अपने पाइप्स एंड ड्रेनेजेस पे, सो दैट वो टाइम जल्दी से रस्ट ना करे. Right. बिकॉज इट्स दीज आर कंसील्ड पार्ट्स. यू स्पेंड सम अमाउंट ऑन दैट बिकॉज फिनिश पे आप फिर भी कुछ ना कुछ, you know, there are a Right. lot of things. There are actually texture paints also which can work in the washrooms in wet areas. But आपको अगर पाइप चेंज करनी है ना तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा. So True. you spend True. on such things. ट्रू. Yeah. मतलब कैसे छोटी छोटी चीजों से ना एग्जाम्पल्स याद आ जाते हैं. देयर वाज दिस बाथरूम एट माय हाउस जिसमें दीवार से पानी निकलना शुरू हो गया, राइट. एंड देयर वाज दिस पाइप इन देयर जो लीक करना स्टार्ट करके, तो उसके लिए लिटरली पूरी दीवार तोड़ के और फिर से वो टाइल्स वगैरह मंगा के, दैट्स द रीजन आई सेड कि एक परमानेंट नाइटमेयर बन जाता है. Yeah. कई दिनों के लिए तो वो, क्योंकि पूरी वॉल वेट होती है एंड ऑल द सीपेज इज देयर, इट बिकम्स अ बिग Yeah, प्रॉब्लम. yeah. And when you're living in apartments, it becomes a hassle for the person staying downstairs also. True. बिकॉज वो कलेक्ट होके इतना हो जाता है दैट इट स्टार्ट सीपिंग इन देयर हाउस एंड इन फैक्ट हो सकता है पूरा नीचे तक पूरी बिल्डिंग में, यू नो, इट बिकम्स एन इशू. सो सर्विसेज पे ध्यान देना, उसकी प्लानिंग करना, कहाँ पर आपकी कौन सी सर्विस आ रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग साथ में तो नहीं आ रही है इन द वॉशरूम. दैट इज ऑल्सो वन थिंग जो बहुत बिगर मिस्टेक्स हो जाती है. बिकॉज अगर कोई भी लीकेज आई तो आपका साथ साथ पता चला इलेक्ट्रिकल भी अंदर से पूरा स्पॉइल हो गया है. सो सच प्लानिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट अबाउट फ्लोरिंग? कुछ लोग कहते हैं यार हम टाइल लगाएंगे, कुछ लोग कहते हैं हम वुडन फ्लोरिंग करेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम मार्बल यूज करेंगे. किस तरीके का फ्लोरिंग यूज करना चाहिए और किस तरीके का फ्लोरिंग बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, और किस तरीके की लोकेशन पे कौन सा फ्लोरिंग यूज करना चाहिए? Too many questions, I know. So I think for flooring you should definitely first see कि उसका maintenance क्या है. If you're okay with maintaining it, then absolutely no issues. One is maintenance. One, especially if it's in the washrooms, try that it's not slippery because, you know, of course, when it's wet, then you have to avoid it. So, Right. anti-skid materials. Even if it's marble, marble में you can use textures, you can make textures जिससे कि it becomes anti-skid. So, it's not like कि आपको design के साथ compromise करना है, but कैसे material को use करना है something very important. आपको definitely, like I said, maintenance देखना है, आपको देखना है कि if it's slippery or not. You have to also see कि जैसे bedrooms है, bedrooms में people do a lot of wooden flooring because it somehow gives you warmth, थोड़ी warmth वाली feeling होती है. But marble में भी आप कर सकते हो. It design is very subjective. It's actually in every space how True.
you feel how you want to feel in that space, and उसी से वो पूरा का पूरा डिज़ाइन डिफाइन होता है. तो I think especially for washrooms है that you shouldn't go for slippery floorings, but otherwise you can do a mix of floorings in the house, and depending on how and where you want to, how you want to feel in that space. Marbles, tiles, wooden floorings, and carpets. Usually हमारे loose carpets होते हैं, wall to wall carpets घरों में use नहीं होते हैं, वो offices वगैरह में ज़्यादा use होते हैं. But that is also a personal choice. If there is someone who wants to probably do a carpet in their theater room, because for acoustics point of view, because they don't want कि sound ज़्यादा reflect करे and absorb कर जाए, तो उसके हिसाब से then you should go for materials. What about lighting? क्योंकि लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक घर में. तो लाइटिंग कराते टाइम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा वाइट लाइट यूज़ करना, स्पेशली इन देयर हाउसेस. In the house, when you come to a house, it's not an office space. Office spaces में होती है white lighting. In your houses, you want to feel that comfort. It's your cozy corner. So उसमें भी you can define levels. There is one feature light like this space. इसकी जो light है, it's more yellow. It's a feature light. So you can create moods like that. अगर आपको बहुत ही soothing environment चाहिए, you can choose those kind of feature lights. You can do a mix. Then there can be warm lighting or natural lighting, so that it's basic जो आपका जो sunlight से natural light color होता है उस तरीके से आपका space रहे. White light मत use करो, because there mentally you're always alarmed. Even in your comfortable space, your mind is always alarmed. वो शांत नहीं हो पा रहा है. So lighting definitely makes or breaks a space. बहुत सारे लोग सीलिंग्स के बारे में ना कुछ मिसकंसेप्शंस लेके बैठे हुए रहते हैं. एंड व्हाट इज योर थॉट अबाउट सीलिंग्स एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, स्पेशली व्हेन दे डिजाइन देयर सीलिंग्स? So within the ceiling, you're actually hiding a lot of services also. Ceiling in higher floors is helping in acoustics, in insulation, जो आपकी heat स्लैब से आपकी हीट ट्रांसफर नहीं कराएगी. यू आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ सर्विसेज. आपके बहुत इलेक्ट्रिकल्स चल रहे हैं. अगर इट्स अ बिगर हाउस, आपकी डक्टिंग जा रही है, तो आपकी डक्ट्स भी उसी के अंदर आप कंसील कर रहे हो. देन सीलिंग इज ऑल्सो डन सो दैट आपका ओवरऑल स्पेस का एक प्रोपोर्शन सेट हो जाए. अ स्मॉल स्पेस एंड अ वेरी हाई सीलिंग is also not going to make you feel comfortable. So you need to have the right balance, right height with the ceiling. And ceiling में क्या होता है, there are very few spaces जब slabs में आप बहुत सारे exact points अपने furniture के हिसाब से mark कर लेते हो slab में. Ceiling आपको वो then flexibility देता है. जैसे bed के ऊपर आपकी night lights हो गई, आपके fans का position आप फॉल सीलिंग में शिफ्ट कर सकते हो. आपकी थोड़ी एम्बिएंट लाइटिंग स्पेस के हिसाब से, आपके फर्नीचर के हिसाब से फिर सीलिंग में सेट हो जाती है. बट डेफिनेटली सीलिंग इज नॉट जस्ट टू अलाइन योर लाइटिंग, इट्स टू हाइड अ लॉट ऑफ अदर सर्विसेज ऑल्सो एंड टू क्रिएट द राइट प्रोपोर्शन फॉर द रूम. बहुत सारे घर एक स्पेसिफिक बिल्डअप एरिया के साथ आते हैं. स्पेस इज लिमिटेड, राइट? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस प्लानिंग यहाँ पे? क्योंकि घर छोटा है, जगह कम है, और मैं चाहता हूं कि वो बहुत ज्यादा स्पेशियस फील हो. सो if you have seen Japanese houses, they are actually famous for tiny houses, but the way they create their spaces, storages say, and they make it very functional. So even their small houses might look bigger than our houses here. It's all because of the right planning. You create open plans probably if it's a very small space, and you create concealed storages so that all your extra saman can go inside and the space looks bigger. Like I said before, that 1,000 to 1,200 square feet space can, with the right spatial planning, can look better and more spacious than a ill-planned 1,800 square feet space. और ये काम कोई ठेकेदार नहीं कर सकता, उसके लिए तो आपको आर्किटेक्ट हायर करना ही पड़ेगा. I guess so, yes, करना पड़ेगा आपको, because that's their job, planning. बट वहीं पे फिर वापस आ जाता हूँ यार मैं दिस इज सो मच कंफ्यूजन ना. सो ठेकेदार आपका वो जो डिजाइन है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है साइट पे. देयर जॉब इज टू नॉट क्वेश्चन दैट स्पेस, देयर जॉब इज टू मेक इट
you know, with the right materials and with the right technical details in you know, like right material, आपका right brake, right proportion of motor, और जो civil engineer भी आपके लिए column और slab और beam design करेंगे साइड पे, तो वो ठेकेदार ही बनाएगा यूजिंग द राइट यू नो एक्सपर्टीज लेबर, और सही टाइमलाइन में बनाना, कॉस्ट एफिशिएंट करना, वो ठेकेदार करेंगे, बट प्लानिंग तो पहले आर्किटेक्ट करके देगा राइट। लोगों को लगेगा कि मुझे ठेकेदारों से ना कुछ अलग ही लेवल का प्रॉब्लम है, बिकॉज यार आई हैव पर्सनली फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल डीलिंग विद ऑल दीज सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, वो प्रोजेक्ट तो ले लेते हैं बट वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, एंड दैट इज वेयर द मिस्टेक इज। हम लोग अर्ली स्टेज पे ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि हमें आर्किटेक्ट हायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड इतने सारे लोग हो गए हैं मार्केट में जो कि कहते हैं सर नक्शा तो हम बना के दे देंगे आपको, आप नक्शा ले जाओ, राइट, और इस हिसाब से मकान बना लेना। तो आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सी इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। आप एक ड्राइवर को बोल रहे हो कि मेरी रोड्स की प्लानिंग कर दे, क्योंकि तू तो रोज ही रोड्स पे घूमता है, तो मेरी रोड्स प्लान कर दे। सो राइट जॉब के लिए राइट पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी करने के लिए शायद ड्राइवर भी बोल देगा कि हाँ यहाँ की रोड्स तो मैं प्लान करके दे देता हूँ, अब वो सही थी, वो बेस्ट उसके लिए यू नो प्लानिंग थी कि नहीं, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव देन। सो What does tech ready home really mean? आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ये होता क्या है? So tech ready home definitely doesn't mean adding a lot of gadgets in your house. Tech ready homes mean that you actually planned the house for future expansion. In the sense that in a tech ready home you would provide extra conduits. कि in the end आपको कुछ सालों में there is some you know very important security system that has been introduced in the world कि ये तो अब घरों में लगाना ही है, and you have such provisions कि आप future में इस तरीके की चीज़ें add कर पाते हो। Then there is a misconception like I said कि gadgets add करना, over automate नहीं करना चाहिए आपको अपने घर को। It's not like कि सब कुछ ही आपके ऐप से चल रहा है। ऐसा क्यों? Because see our elders also, they're not very tech savvy. It becomes very difficult for them also. अगर आपको रोज अपने घर में किसी को टेक्नोलॉजी समझानी पड़ रही है, how to use your space, then it's not a good design. But is it future proof? No, because you don't know if you're going for a specific brand, and if all your tech is based on that brand, you're building a house for 30, 40, 50 years. You don't know कि वो उस ब्रांड का सॉफ्टवेयर 5 साल बाद भी अवेलेबल है कि नहीं, देन यू आर स्टक। सो डेफिनेटली टेक होम और एनी टेक शुड सपोर्ट आर्किटेक्चर एंड नॉट डोमिनेट इट। You should definitely use कुछ चीज़ें are very good, like you know like passages में motion sensor light, it's very helpful because then in the night it definitely helps you with the lighting. Then there is something like in the app you can switch on your geysers and switch off your geysers. Then you don't have to literally wake up in the morning first, switch on your geyser in the winters and go back to sleep. Small things definitely are very helpful, and it should be used and applied in a manner where it's actually making your living easy rather than complicate your life. So सब कुछ like I said, over automate कुछ भी नहीं होना चाहिए, but right automation होना चाहिए, and definite सब, and everything shouldn't be just reliable on that app. You should be able to handle it manually also, because what if Wi-Fi नहीं है, internet चला गया, your house shouldn't shut down, right? सही बात है। That balance is very important. I think ये चीज लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इतना भी ज्यादा टेक सेवी मत बनाओ कि अगर सिर्फ इंटरनेट चला गया, राइट, तो आपका कंप्लीट हाउस शट डाउन ना हो जाए। एग्जैक्टली। इवन अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इवन जो ऑटोमेटिक डोर्स आते हैं, दे कम विद द प्रोविजन ऑफ अ की। यस, राइट, इवन द फिंगरप्रिंट, क्योंकि उनमें भी बैटरी ऑपरेटेड है, एंड दे नो कि ये
100% फ्यूचर प्रूफ नहीं है कि यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट कभी भी चलना बंद हो सकता है, देन यू नीड अ की. Yeah, and now they come with a universal charger also. You Yes. can literally just put a universal charger with Power your bank. connect it with Yes. your phone or your power Yes. bank, and then also you're able to operate it. So Wow. such modifications are also happening because with everyday usage and challenges, like you said कि अगर सच में वो की यूज बंद हो गया, बैटरी भी नहीं है, देन ऑल्सो दे कमिंग विद सोल्यूशंस कि Right. घर फंक्शन करना ना बंद कर दे. ट्रू. Yeah. यार वो कौन से टेक प्रोविजंस हैं जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं जो घरों को बहुत जल्दी आउटडेटेड बना देती हैं? टेक में ही अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ओवर ऑटोमेशन. अगर आप बेसिक्स के लिए भी यू यूजिंग वॉइस कंट्रोल, दैट वॉइस कंट्रोल से ही हमारी लाइटें भी जल रही है, वॉइस कंट्रोल से ही सब कुछ हो रहा है, यू विल गेट बोर्ड आउट ऑफ इट. Right. In a few days you can probably have that feature, but it should definitely be manual also, in Right. simple words. कुछ भी हो जाए, कुछ भी calamity हो जाए because of which it's not working, your house, which is your most safe zone, should not stop working. You should definitely not be dependent on it completely. Right. One is that. Second, few things, like I said, these motion sensor lights help. In the nights, it's very helpful. Right. Then you can put your ACs also on a timer. ACs definitely, if they're integrated with the app, then it helps in energy saving also. So ऐसी energy efficient practices भी आप डाल Right. सकते हो. And solar panels वगैरह, if you have space, you Right. can add all those. Right. So आपको अभी नहीं करना है, उसकी प्रोविजनिंग आप छोड़ सकते हो. इन फ्यूचर हो सकता है इट बिकम्स रिक्वायरमेंट. सो सच थिंग्स definitely you definitely think how your house is going to react, or can have, or should have probably in the next 10 or 20 years, and you plan accordingly. And that is what a smart tech home would be, rather than just putting a lot of unnecessary gadgets and A very filling up funny the question space. that I have in my head is, क्या ये इलेक्ट्रिक कर्टेन्स लगाने चाहिए? Electric curtains definitely are very good for huge heights where you can't reach the top of the curtain. वहाँ वो बहुत help करता है when we are giving double height, triple height spaces, and people do use it in their living rooms, which becomes where you're entertaining your guests. So it becomes easy. You're sitting with people, or you're just probably watching a movie. You don't have to get up and use the remote, and you're able to operate them. Even in bedrooms, even this can go on automation, where you time your curtain कि वो कितने बजे खुलेगा, and that's like a morning alarm for But isn't you that also. too fancy? यार, It's a requirement. If you're spending so much, if you want to, you Isn't that want those making kind you- of luxuries. यार सोचने वाली बात है. Isn't that making you too lazy? हर चीज के लिए एक रिमोट तो ले लिया, राइट? एंड देन आप पूरे दिन रिमोट ही ढूंढ रहे हो अब कि सब कौन सा कुछ एक रिमोट. फोन में, आपके ऐप में. नाउ फोन हैज बिकम दैट रिमोट विच हैज एवरीथिंग, एंड इट इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव कि आपको कितना चाहिए अपने घर में. इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट अ कंप्लीटली नेसेसरी रिक्वायरमेंट. डेफिनेटली फॉर डबल हाइट स्पेसेस आई वुड से दैट इट इज अ रिक्वायरमेंट, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू operate it manually if it's a double height curtain. But rest everything is how luxurious and how comfortable you want your space to be. पहले तो लोग वॉशरूम के लिए भी घरों के बाहर जाते थे ना, धीरे धीरे वो भी अंदर आए. इट्स ऑल पार्ट ऑफ कंफर्ट एंड यूजेबिलिटी. अब अगर किसी को अपने बेड से नहीं उठना है, अपने सोफा से नहीं उठना है कर्टन ड्रॉ करने के लिए, एंड दे हैव देयर फोन एंड उनको वो यूज़ करना है, तो व्हाई नॉट. बट डेफिनेटली सबके मैनुअल रिक्वायरमेंट्स भी होने चाहिए वहाँ पर. आई वुड से कि एक स्विच भी होना चाहिए कि अगर आपका फ़ोन नहीं काम कर रहा है तो आप स्विच से भी उसको ड्रॉ कर सकते हो कर्टन को. एक बहुत पुरानी कहावत है कि शादी और मकान में जितना पैसा डाल लो उतना कम है, राइट? हाँ. एक इंसान अपने हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को नीचे कैसे ला सकता है? क्योंकि हम सबको पता है कि आज की डेट में रॉ मटेरियल्स कॉस्ट आर स्काई रॉकेटिंग, राइट? एवरीथिंग इज सो इन्फ्लेटेड. ब्रिक्स, सीमेंट, लाइक हर चीज के रेट रोज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं.
उस कॉस्ट को कैसे कम कर सकता है एक इंसान? व्हाट इज द बेस्ट वे? सेम आंसर आएगा, बेटर प्लानिंग। आप पहले से ही प्लान करो, जो लाइक आई सेड कि यू नो दैट्स वेयर द आर्किटेक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू। Right. आपको लगेगा कि मेरी तो इन्फ्लेशन कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी पैसे लगने ही वाले हैं, तो लेट्स नॉट हायर एन आर्किटेक्ट। बट जनरली इफ द आर्किटेक्ट्स फीस इज 3 to 7% ऑफ योर प्रोजेक्ट, सो 3 to 7 हो सकता है 10% ही वो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर दे। यू True. हायर द आर्किटेक्ट, दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कौन सा मटेरियल कहाँ पर कितना रिक्वायर्ड है। और कुछ लोग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर भी बहुत ही हैवी बना लेते हैं, अननेसेसरी हैवी, जिसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, एंड देन दे एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी। सो आर्किटेक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज ऑल दैट। मटीरियल्स क्या यूज़ करने हैं, कितने जहाँ पर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर प्लानिंग को कंसिडर करते हुए कितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मटीरियल लगाओ। आप ज़बरदस्ती उसको और एक्स्ट्रा जो अमाउंट लगा रहे हो बिकॉज आपको नहीं वो नॉलेज है, एंड probably a lot of people will guide you कि नहीं इतना सीमेंट लगा देते, इतना मोटा कॉलम बना देते और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट आपकी बिल्डिंग की वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दैट्स वेयर आर्किटेक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेक योर हाउस मोर कॉस्ट इफेक्टिव, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की हमने बहुत सारी बात कर ली एंड आई थिंक जो हमने चीज़ें समझी हैं, इफ पीपल अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स एंड वो सही चॉइसेस ऑप्ट करें, तो पैसे भी बचा सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं, एंड अपने सपनों का घर बहुत सुंदर बना सकते हैं। बट यू आर ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, राइट? मैंने सुना है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर डिजाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इवन नॉट जस्ट कि वो दिखें सुंदर, बट वो उनकी सेल्स, उनके टेबल टर्नओवर्स, इन चीजों को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। The entire restaurant, when it's function, it has to work like a well-oiled machine. Even inside the kitchen, we do plan a lot of kitchens also. So even inside the kitchen, if it's not the right planning, you enter the kitchen on the left or right side, very close, you need to have a dish landing table where जो वेटर डिशेस लेकर आ रहे हैं वो रख रहे हैं, कैसे कहाँ से खाना निकल रहा है, कहाँ कुकिंग हो रही है। इट हैज़ टू बी अ वेरी नाइस स्मूथ फ्लो इनसाइड द किचन ऑल्सो, सो दैट आपके क्विक ऑर्डर्स निकल पाए। और उसके बाद जब बाहर आते हो तो आपकी लेआउटिंग भी उस तरीके से होनी चाहिए, सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर द वेटर टू मूव अराउंड इन द स्पेस टू क्विकली सर्व। जितनी क्विकली आप सर्व करोगे उतनी क्विकली ही टर्न अराउंड होगा ना, बिकॉज देन द नेक्स्ट कस्टमर कैन कम इन। सो if your planning is not correct, then it's going to not work out. You are definitely losing some money, you're definitely losing some customers, because you're spending more time everybody is spending more time. The customer is spending more time on the table, the waiter is spending more time to serve the food to the customers. You're spending more time in preparing the food. So definitely right planning is again comes into play, and पैसे बच जाते हैं फिर क्लाइंट के वहाँ पर भी। वो कौन सा एरिया है एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे ओनर को बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए, और क्यों? किचन प्लानिंग, बिकॉज अगर किचन वर्क नहीं करेगा बाहर कुछ नहीं वर्क करेगा। देन सर्विसेज, आपकी किचन की वेंटिलेशंस, आपके इलेक्ट्रिकल्स, ऑल दो सर्विस, प्लम्बिंग बिकम्स अ मेजर बिगेस्ट नाइटमेयर in a kitchen, in a restaurant. अगर आपकी plumbing and drainage correct नहीं है, it creates an issue not just inside the kitchen, outside in the restaurant also. उससे आपकी because kitchen में there's so much food cooking all the time, there's going to be a lot of smells, lot of issues start cropping up. So that is something that definitely should not be compromised on. बाहर भी there should be very efficient planning. You should not fill the space with furniture, because then also it becomes for someone to move around, and then it's not like you have so much furniture तो आप fill कर रहे हो, but आपने slow कर दिया अपना ही process, because आपने enough circulation नहीं रखी, right? And then जो लोग बैठे हैं वो बैठे ही हैं, they're waiting around, and they're not getting their food on time. So planning सारी बातों में घुमा फिरा के आई थिंक इट इज
a well planned space is Exactly. where It is- you are going to save money in the long run. If it's not well planned, then you're actually spending more money in running the space, in running your house, in maintaining the house, and all the other related issues. And it is planning. Yes. So if it is not planned properly, problem आएगी. हाँ. And it has to be planned properly with the help of a architect. So अगर हम An umbrella expert, I would अगर हम say, let's umbrella say. की बात करें, Yeah. तो architect is the umbrella and You all the can- other things हाँ. come under that umbrella Yes, only. you can call the architect the brain of the space. Right. And then हाँ. other different nervous system और ये सब चीजें which is also very हाँ. important to for a body to function are all interrelated. If the architect is such an important and integral part of the system, then एक आर्किटेक्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी कॉल्ड एन आर्किटेक्ट, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को आर्किटेक्ट बोल देते हैं बट वो आर्किटेक्ट होते नहीं, ऐसा मैंने सुना है. So it's after your schooling, it's a 5-year course. It's bachelor's in architecture, and after that you have to just register with Council of Architecture, and that's how you get Bachelor of Architecture के बाद you get your degree and you register with Council of Architecture. That is the basic minimum process of becoming an architect. So मतलब आपको डिग्री करने के बाद अपने आप को प्रॉपर Register. तरीके से रजिस्टर भी कराना Yes, पड़ता है एंड यू yes, गेट अ yes, लाइसेंस license, टू yes. बी एन आर्किटेक्ट. Yes. वाओ, ये चीज मुझे नहीं पता थी. मुझे ये तो पता था कि सीए बनने के बाद आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, राइट? मतलब वो एग्जाम करने के बाद इवन आफ्टर Architecture. डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद भी आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, वकालत करने के बाद भी आपको रजिस्टर कराना पड़ता है. बट इवन आफ्टर डूइंग आर्किटेक्चर यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद Yeah. द Council of काउंसिल ऑफ Architecture. आर्किटेक्चर. वाओ. बट ऐसा क्यों है कि आफ्टर years of education, formal registrations, बहुत सारे आर्किटेक्ट आज भी धक्के खा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं प्रोफेशनली, उनको काम नहीं मिल पाता. आई नो अ फ्यू पीपल हु आर आर्किटेक्ट्स और वो कहते हैं यार दिस इज नॉट द राइट प्रोफेशन. हमें अगर पहले पता होता कि ये सब करना पड़ेगा तो हम कभी जिंदगी में आर्किटेक्ट नहीं बनते. There are few issues. One is clear communication. You could be a very good designer. आप बहुत टैलेंटेड होगे बट अगर आप अपना डिज़ाइन कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो कस्टमर को एक लेमैन लैंग्वेज में, देन वो नहीं समझ पाएंगे. अगर वो नहीं समझ पा रहे तो आप अपना डिज़ाइन नहीं सेल कर पा रहे हो उनको, एंड देन ऑफ कोर्स देन वो नहीं वर्कआउट कर रहा आपके लिए भी. देन सेकेंड वुड बी in our profession also, like many other professions, they do not teach you the business side of things. Like we discuss fee structure, contracts, some of these things are very important, and this actually brings a lot of credibility for the architect also. When a client also sees पूरा ये फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, दे आर ऑल्सो एबल टू ट्रस्ट द आर्किटेक्ट मोर ब्लाइंडली बिकॉज उनको पता है बैक एंड में कि अगर कुछ गलत होता है वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस वेयर आई कैन होल्ड दैट पर्सन अकाउंटेबल टू. सो सच थिंग्स ऑल्सो वो these are all the business side of things. It's very important to have such this kind of a structure in any kind of business. So that also is something that is lacking because that's not being taught in colleges. Then next would be undervaluing. Sometimes क्या होता है architects just to get work they would undervalue so much, they would charge such a less fees. उससे कुछ नहीं होगा, उससे stress build होता है and उससे you are not getting the right clients also. बिकॉज वो आपने बस प्रोजेक्ट लेने के लिए यू चार्ज एन अमाउंट एंड देन यू नॉट सीन वो जो इसमें एफर्ट जा रही है, फिर वो बीच में स्ट्रेस बिल्डिंग शुरू हो जाती है. देन दैट्स वेयर स्कोप ऑफ वर्क्स कम इन, बिकॉज आपने पहले ही इतना कम कर दिया था एंड यू डिड नॉट set the scope of works and you did not have that clear communication that in the end then you also feel ki why did I take this project. I think that's where scams happen. Yeah. आप
अपने खुद के ही काम को इतना अंडर वैल्यू करके Yeah. बेच देते हो Yeah. जस्ट टू गेट द प्रोजेक्ट Yes. कि आपको कुछ टाइम के बाद ये फील होने लग जाता है कि यार मैंने जिस कॉस्ट में प्रोजेक्ट उठा लिया हाँ. इसे तो मेरा ही पड़ता नहीं खा रहा. हाँ, आई एम yes. नॉट एबल टू इवन कम्यूट टू द Yes. टू द हाँ, साइट, yeah. राइट? That's also an added cost which I am paying from my pocket. So you need to understand what you're providing, and you need to be able to communicate that very clearly to the client also, so that they also become comfortable. They are also able to understand what True. exactly you're providing. True. And that clear communication is very, very important. मुझे सच सच बताना, राइट? क्योंकि मैं खुद पर्सनली बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को जानता हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे हैं. जॉब्स नहीं है, फ्रीलांस काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे, राइट? क्योंकि कोई भी आसानी से उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो किसी फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है, या उन्होंने खुद से उतना काम अभी तक नहीं किया कि कोई उनको भरोसा करके प्रोजेक्ट दे दे. ऑन दी अदर हैंड देर आर पीपल जो इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया से और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने सो कॉल्ड काम को दिखा के, मैं अगेन रिपीटिंग इट, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट लाइक इट, बट एज यू ऑल्सो सेड, पिंटरेस्ट से और अदर जगहों से कंटेंट उठा के वो अपने ग्राम पे डालते हैं एंड दे सेल इट एज देयर ओन एंड देन दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट? क्या आर्किटेक्ट्स पैसा कमा पा रहे हैं? See, it's a very how would I say? If you are doing architecture for glamour, then it is not the right profession. अगर आपको लग रहा है magazines में देख रहे हो, you feel it's a very glamorous profession, it's not. It's actually a very big responsibility. So when you take it as a responsibility, and when you are you're not trying to be famous, but you're trying to be a reliable architect, then money will follow. You Right. have to be on the right track, right? You have to have the right intention when you're entering the profession. Because जैसे हमने start भी करा था conversation, whosoever is hiring an architect, वो बहुत they're coming with a lot of expectations. They're coming with, like you said, their punji, and they're trusting that architect to build their space, be it a residential space or a commercial space. Everybody has, it's everybody's hard-earned money that they're trusting the architect with. So जब intention correct होगा ना, then anything, that money will follow. But yes, it's going to be slow. It's not a fast giving profession. It's a lot of long nights, and there are slow returns, but your heart has to be in the right place. सालंकी, बिग क्वेश्चन फॉर यू. अगर तुम्हें पहले पता होता कि आर्किटेक्ट का जीवन ऐसा होता है, राइट, तो क्या आप फिर भी आर्किटेक्चर करते? Honestly, initially जब स्टार्ट ही किया था ना, एंड स्टूडेंट्स वुड कॉल कि करना चाहिए, मैं बोल देती थी देख लो, सोच लो, ठीक लगा लो. पैसे तो शायद नहीं मिलेंगे, बट when there are things, if you have that passion of problem solving, you like to observe, and Right. that that feeling when people are actually using your space, and that joy that you get, Right. that is priceless. And then धीरे धीरे that you understand कि हाँ है, थोड़ा slow returns है, but it's something, if you want to do, and if your passion aligns with it, then yes, definitely do architecture. And बहुत सारा काम है, and there are there is a lot of opportunity. It's a creative field, so there are endless possibilities, and there is so much happening in the market. There are so many new materials, so many new designs, so many new technologies that you can go bonkers with it, and you can create amazing things. Creativity is never going to get old, Yeah. and I don't think ऐसा भी नहीं है कि कोई इसका saturation point आने वाला है. Definitely we are going to keep moving. So if you have that zeal and passion, then definitely come. But initially, please don't think that you're going to start earning a lot of money as soon as you enter the profession. It's going to take time. Basically what and you're you trying should to focus say- on learning. बेसिकली व्हाट यू ट्राइंग टू से कि कड़वा सच ही है, अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस Yes. इंडस्ट्री में आना चाहते हो Then तो तुम तो- भूल जाओ. Definitely. लास्टली, अगर आपको एक one
अनऑर्थोडॉक्स बट लाइफ सेविंग एडवाइस देनी हो लोगों को बिफोर दे बिल्ड देयर फर्स्ट होम, वो क्या होगी? I think one advice I would give them is not to go after a famous architect, but go after a reliable architect. Think who was honest enough and did, to जो कड़वा सच होता है, हाँ, वो कड़वा सच बोलने के लिए honest थे, who would not हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे. They were actually telling you facts. They were actually right. standing on site, on site with you, trying to solve your problems, trying to understand your issues. So go for that architect and choose that architect when you're planning to hire an architect for your house. I think जो आपने बात बोली ना, even as Misfit Humans as a platform, we always say that it is all about adding value to your life, Yes, right? yes. And from your part also as a brand, जब तक उस इंसान की लाइफ में वो वैल्यू ऐड ना हो तब तक उस काम का कोई पर्पस नहीं है, राइट? एंड वही बात है कि इंसान लाइफ में अपनी जिंदगी की सब पूंजी, मतलब सिर्फ पूंजी नहीं, टाइम, एफर्ट, आइडियाज, सपने, पता नहीं क्या क्या डालता है वो यार वो एक घर के अंदर, of course, है ना? of course. कितनी उम्मीदें होती हैं उसकी उस इंसान से जो उसकी उस मकान को बनाने में मदद कर रहा होता है, स्पेशली द आर्किटेक्ट, कि यार मेरे बच्चे का रूम कैसा होगा, फ्यूचर में अगर बच्चा होने वाला है तो उसके लिए मैं उस घर के अंदर कौन सा कमरा, they have to build memories in that space. They're building it for a better future, for a better lifestyle. Yes. You have to be sensitive to that. You can't, there are a lot of people who would design to showcase it on their page, but you have to understand end user की requirement क्या है, end user को कैसे वो क्या future visualize कर रहा है in that space. उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के with that empathy और with that sensitivity जब आप डिज़ाइन करोगे, that's when you're adding value. बिकॉज पिक्चर आप एक क्लिक करोगे अपने इंस्टाग्राम पेज पे, अपने वेबसाइट पे डाल दोगे, बट इन द एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा पेन पॉइंट होगा फॉर एन आर्किटेक्ट व्हेन if you had put that sensitivity and empathy, if you had not put that empathy and sensitivity into the space that the client is suffering in your space, and it's they're not comfortable, they're still struggling with something or the other, that would be the biggest pain point for an architect or a designer. True. I'll conclude this by saying एक घर को घर बनाने के लिए जल्दबाजी मत करो. Yeah. Find the right person. Yeah. That can help you make that home a home that is livable. Translating happiness into spaces. That's our tagline also, by the way. Thank you so much, Alanki, for being here and sharing all the insights and making this podcast a podcast that will definitely add value to our audience. Thank you so much. Thank you.